हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्टर रेडियो पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। हम अपने आसपास में देखें तो हमें क्या क्या दिखता है? फैन, टेबल, चेयर और बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है? ये सब मैटर है। मैटर क्या होता है? Anything which occupies space and has mass is called matter. They are made up of particles. We can either see, touch, taste or feel them. मैटर कितने टाइप के होते हैं? मैटर 3 टाइप के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किसे कहते हैं? ऐसा मैटर जिसका एक डेफिनिट शेप हो और डेफिनिट वॉल्यूम हो, उसी को क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। इसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो एटम्स होते हैं सॉलिड के, इसमें बहुत नज़दीक होते हैं और इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत कम होता है। लिक्विड किसे कहते हैं? इसका जो होता है इनडेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है वाटर। अगर हमारे पास एक बोतल में 1 लीटर की बोतल में वाटर भरा हुआ है और उसे हम अगर बाल्टी में डाल दें तो भी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है? इसका इनडेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी मॉडरेट होता है, ना तो कम होता है ना ज़्यादा होता है। गैस, इट हैज़ इनडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। अगर वो बोतल है, एक खाली बोतल है जिसका हम ढक्कन खोल दें तो क्या है? गैस का वॉल्यूम भी घटते बढ़ते रहेगा और उसका शेप भी डेफिनिट नहीं है और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसमें बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। हमने पढ़े कि मैटर 3 टाइप के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन क्या मैटर सिर्फ 3 टाइप के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे टाइप के भी मैटर होते हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है? ऐसी गैस, मतलब जो बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत उसमें वो बहुत ज़्यादा गर्म हो। जैसे सन के ऊपर जो गैस पाई जाती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ये वो क्या होते हैं? सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं उसमें। इसका क्या यूज़ होता है? प्लाज्मा का फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन साइन बल्ब्स में यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका ठीक उल्टा बीईसी है। ये जो होता है बहुत ठंडा गैस होता है। इसका खोज 1920 में एस.एन. बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा हुआ था। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम गोल्ड लेते हैं। गोल्ड को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा? बढ़ेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। इससे क्या होगा? उसके वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इस मैटर को जब हम हीट करते हैं तो वो हमेशा एक्सपैंड होता है और उसके वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी क्या होती है? उसकी डिक्रीज होती है। अब हम पढ़ेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? मैटर का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर हम एक आइस लें, जब हम उसे हीट करेंगे या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे पिघलेगा और पिघलने से क्या होगा? वो पानी में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। और यही पानी को अगर हम और हीट करेंगे तो ये क्या होगा? गैस में चेंज हो जाएगा। यही गैस में चेंज होने को क्या कहते हैं? हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिर हम उस गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में फिर से चेंज हो जाएगा। गैस को जो ठंडा करके लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट होने का इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। फिर हम उस वाटर को फिर से हम फ्रीज में रख देंगे तो क्या होगा? फिर से वो जम जाएगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। अब कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो कि डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं अगर हम उसे हीट करें तो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर, मतलब कपूर।
जब भी हम उसे गर्म करते हैं तो उसमें कुछ भी राख वगैरह कुछ नहीं बचता है, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन। जब हम उस गैस को फिर से ठंडा कर दें तो क्या वो फिर से वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन भी कह सकते हैं या सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। हमने क्या समझे, हमने सबसे पहले वर्ड सीखे मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, मैटर का सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना ही मेल्टिंग होता है। और फिर फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होता है, मैटर का लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना ही फ्रीजिंग होता है। इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड का गैस में चेंज होना इवेपोरेशन होता है, और गैस का फिर से लिक्विड में चेंज होना कंडेंसेशन होता है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना सब्लिमेशन होता है, और गैस से सॉलिड में चेंज होना डिपोजिशन होता है या सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, हम एक पिस्टन लेंगे जिसके माउथ पे हम रबर कॉर्क लगा देंगे, और उसके पिस्टन को हम दबाएंगे। वहाँ ये जो खाली जगह है यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब गैस है। इसे दबाते रहने से धीरे धीरे क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यही क्या कहलाता है, कंप्रेशन। गैस से लिक्विड में चेंज होना। हम गैस को कंप्रेस कर करके उसे लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब छुपा हुआ हीट। हम क्या करेंगे, एक 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर लेंगे और एक आइस लेंगे -9 डिग्री सेल्सियस का। जब हम इस वाटर को गर्म करेंगे इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये 1 डिग्री सेल्सियस होगा, 2 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा। धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होते जाएगा। आइस को भी हम जब गर्म करेंगे इसका भी धीरे धीरे टेम्परेचर -8 डिग्री होगा, -7 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। लेकिन जब ये 0 डिग्री सेल्सियस में की होगा तो क्या इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस का होगा आइस, तो ये धीरे धीरे अपना फॉर्म चेंज करेगा। यहाँ पे हीट जा रही है लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर राइज होता हुआ हमें नहीं दिखेगा। यहाँ पे तब भी हीट जा रही है, जब तक ये लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें टेम्परेचर राइज होता हुआ नहीं दिखेगा। यही जो यहाँ पे हीट जा रही है लेकिन इसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, इसी हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। ऐसा हीट जो कि एक मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करे, तो उसी की हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, मतलब छिपा हुआ। द हीट एनर्जी विच हैज़ टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। लेटेंट हीट 2 टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जब हम एक आइस लेते हैं, उसे हम गर्म करते हैं, कोई सा भी सॉलिड लेते हैं उसे हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है। तो यही हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, और वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस में चेंज होता है। इसे याद कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे वेपर लिखा है, वेपर का मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, और फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या डेफिनेशन होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ गिवन सॉलिड इनटू लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ गिवन लिक्विड टू गैस। अब हम पढ़ेंगे मेल्टिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होते हैं, हम एक आइस लेंगे जिसे कि हम गरम करेंगे। जब हम इसे गरम करेंगे तो ये क्या है, धीरे धीरे वाटर में चेंज होगा। तो यही आइस से वाटर में चेंज होना ही क्या कहलाता है, मेल्टिंग। एट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे ये आइस से वाटर में चेंज हो रहा है। अभी हमने देखे कि क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आते आते यहाँ पे टेम्परेचर राइज होना रुक जाता है और ये अपना फॉर्म चेंज करने लगता है। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग,
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच गिवन सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। बॉइलिंग, बॉइलिंग क्या होता है? जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वो गैस में चेंज होता है, तो वो क्या हो रहा है? वो बॉईल हो रहा है, तब वो गैस में चेंज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट, वो एक बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉईल होता है। वाटर को का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब जब वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बॉईल करना शुरू करेगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। Process of conversion of liquid to gas on heating at boiling point is called boiling. Boiling point, the temperature at which given liquid start boiling. अब हम पढ़ेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस। बॉइलिंग क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो फिनोमिना है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने का, उसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? बॉइलिंग। इवेपोरेशन में द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग में क्या होता है? सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही वो लिक्विड से गैस में चेंज होता है, लेकिन इवेपोरेशन में क्या होता है? वो किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर यही है कि बॉयल हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा और इवेपोरेशन हम एनी टेम्परेचर पे होगा, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे वाटर क्या है? गैस में चेंज हो जाएगा। और बॉइलिंग जो है एक बल्क फिनोमिना है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या अंतर होता है। यहाँ पर क्या है? हम इस पानी को हीट दे रहे हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? ये बॉईल होना शुरू हो रहा है। लेकिन वही इवेपोरेशन में देखें तो हम यहाँ पे कोई भी हीट नहीं दे रहे हैं और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि एक रूम टेम्परेचर है ये। लेकिन तब भी ये धीरे धीरे लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें कोई भी हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसी को क्या कहेंगे? इवेपोरेशन। बॉइलिंग में क्या होगा? वो हमेशा एक बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉईल करेगा, उसे हीट देने की ज़रूरत होगी। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला है टेम्परेचर। इसमें क्या होता है? जब भी हम कोई कपड़े को धूप में सुखाने के लिए देते हैं, जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो कपड़े क्या है? जल्दी सूख जाते हैं। लेकिन वही अगर धूप कम रहती है तो कपड़े क्या है? सूखने में बहुत टाइम लगते हैं। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर की वजह से भी इवेपोरेशन के ऊपर असर पड़ता है। अगर धूप ज़्यादा होगी, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो क्या है? इवेपोरेशन बहुत जल्दी होगा। और धूप अगर नहीं होगी, ये टेम्परेचर मतलब बहुत कम होगा, तो इवेपोरेशन होने में टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं कि दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। कैसे? अगर भी हम पानी ज़मीन पे फैला दें और एक तरफ पानी कटोरी में रखें, तो हम देखते हैं कि ज़मीन पे फैला हुआ पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन कटोरी में रखा हुआ पानी जल्दी नहीं सूखता है। इसका मतलब क्या है? सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है इवेपोरेशन पे। कैसे करता है? जब हम पानी ज़मीन में फैला देंगे, मतलब सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, पानी सब सूख जाएगा। वही हम कटोरी में रखेंगे पानी, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? हमारे एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना हमारा इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना हमारा इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। हमने अभी तक 3 कारण पढ़े। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है इवेपोरेशन में? जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी जितना कम होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब चौथा कारण है विंड स्पीड। विंड स्पीड का मतलब है हवा कितना तेज़ी से चल रही है। जब हवा बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही होती है तो हमारे कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं। अगर
हवा बहुत धीरे धीरे चलती है तो क्या देखते हैं हम, कपड़े जल्दी नहीं सूखते। इसका मतलब क्या है, विंड स्पीड भी अफेक्ट करती है इवेपोरेशन में। ये 4 कारण है जो हमारे इवेपोरेशन में इफेक्ट करते हैं। पहला टेम्परेचर, दूसरा सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। टेम्परेचर कैसे करता है, जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना जल्दी हमारे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन जल्दी होगा। और ह्यूमिडिटी जितना कम होगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। और विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ेंगे वेरियस टेम्परेचर स्केल। हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसे डॉक्टर यूज करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए। और सेल्सियस क्या होता है, इसे वेदर का टेम्परेचर नापने के लिए हम सेल्सियस का यूज करते हैं। और केल्विन का जनरली लैब में यूज होता है। जब हम फ़ारेनहाइट में सेल्सियस को चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम 9/2 इंटू सेल्सियस प्लस 32 करते हैं। जब हमें सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम 273 को प्लस करते हैं सेल्सियस में। और ये हमेशा जो है, ये इसमें डिग्री नहीं लगता। ये अगर हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है, हमें इसे केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 273 को हम उसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारा केल्विन में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पता चल जाएगा।